अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। रवायती तौर पर सियासी मौज़ूआत के ऊपर जानिब आने से पहले हम बात करेंगे भारत के अंदर एक बार फिर से हुक्मरान जमात की जानिब से रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई है, जिसका एक भरपूर एहतजाज किया गया है। आलम इस्लाम के चाहे मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हों या फिर दीगर हों, पाकिस्तान में भी शदीद मज़म्मत की गई है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा भारत की जानिब से जब से बीजेपी हुक्मरान जमात बनी है भारत की, तो हमने देखा है कि जिस तरह से मजहबी मुनाफरत को फैलाया जा रहा है, रियासती सतह के ऊपर फैलाया जा रहा है, वहाँ पर अक़लियतें गैर महफूज हो चुकी हैं और जगह जगह हम ऐसी चीज़ों के मुजाहरे और देखते हैं, मनासिर भी देखते हैं तमाम चीज़ों के, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत किया जाता है और ना सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बल्कि वहाँ पर ईसाइयों के ऊपर जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत किया जाता है और इसके साथ साथ जिस तरह से दीगर जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनके साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है भारत के अंदर। और भारत अमूमी तौर पर तो यही स्टेटमेंट अपना रहा है कि नहीं, देखें यहाँ पर अक़लियतें बड़ी महफूज हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर जो बड़े अहम इदारे हैं वो भी बार बार कह चुके हैं, भारत को तंबीह कर चुके हैं कि आप अपनी इस पॉलिसी के ऊपर गौर करें, आपको अपनी इस रविश को दोबारा से देखना होगा। जिस तरह से भारत के अंदर अक़लियतें गैर महफूज हैं और अब तो ये हमने सूरत हाल देखी कि जिस तरह से बीजेपी की जानिब से, एक दिल्ली के तर्जुमान की जानिब से और एक और इनके अहम एरिया के हवाले से जो बीजेपी की जो तर्जुमान है, उन्होंने बार बार जिस तरह से टीवी प्रोग्राम में आकर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, फिर उसी को उस चीज़ की तशहीर की गई और वह तशहीर किसी और रुकन दिल्ली के तर्जुमान की जानिब से जो है वो की गई। और आलम इस्लाम के एहतजाज के भरपूर एहतजाज के बाद हमने ये भी देखा कि महज एक रस्मी तौर पर कार्रवाई तो की गई है, उन दोनों अरकान को पार्टी रुकने से मुअत्तल और निकाल तो दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी बन चुकी है, मज़हब इस्लाम से इस हद तक नफ़रत है जिसका मुज़ाहरा हम भारत के अंदर भी देखते हैं। बिलखुसूस अगर हम बात कर लें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर भी, तो वहाँ भी हमें ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। इस तनाज़ुर में सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अपने अपने बयानात जारी किए हैं, जिनके अंदर भरपूर ऐसी जो स्टेटमेंट जो दी गई हैं, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई है, उनकी मज़म्मत की गई है और भरपूर एहतजाज भी किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब ने एहतजाज किया है, ओमान ने एहतजाज किया है, ईरान ने एहतजाज किया है और तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं, बिलखुसूस मशरिक़ वुस्ता के ममालिक का अहम किरदार है, जिन्होंने भरपूर तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाज़ उठाई है। जो देखते ही देखते जो ट्रेंड है वो तमाम ममालिक के अंदर फैला है और उसी की वजह है, यही वजह है कि भारत जो है वो उनको इतना प्रेशर उनके ऊपर हुआ है कि उन्होंने इन तमाम जो अरकान जो इसके अंदर बिलखुसूस दो सफ़े अव्वल पर थे, उनकी पार्टी रुकनीत को मुअत्तल किया है और एक को पार्टी से निकाल भी दिया है। लेकिन बहरहाल जिस तरह हम कह चुके हैं कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि रियासती सतह के ऊपर जिस तरह से ये एक नज़रिया फैलाया जा रहा है शिद्दत पसंदी वाला, इसके ऊपर तमाम आलम इस्लाम को और बिलखुसूस वो ममालिक और वो इदारे जो बात करते हैं कि हमने अक़लियतों के हक़ूक़ को तहफ़्फ़ुज़ करना है और दुनिया में बसने वाले तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके हक़ूक़ को पामाल नहीं होने देना, उनकी जो रवादारी है, उनकी जो अक़दार हैं, हमने उनको सही मानों में बरकरार रखना है और उसकी श्योरिटी भी वो लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें नज़र तो नहीं आती। बहरहाल ये खुश आइन बात है इस मामले के ऊपर कि तमाम आलम इस्लाम ने एक भरपूर एहतजाज किया है और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक बिलखुसूस ओमान, कतर, सऊदी अरब, ईरान और इन्हीं ममालिक की भरपूर आवाज़ के बाद और पाकिस्तान के बाद जिस तरह से बीजेपी 2 कदम पीछे हटने के ऊपर मजबूर हुआ है, यही रविश, यही इत्तेहाद, यही इज़हार यकजहती अगर हमारा रहेगा तो फिर किसी की भी इतनी हैसियत, इतनी औकात या इतनी हिम्मत नहीं हो सकेगी कि वो इस हद तक यानी कि रेड लाइन क्रॉस कर सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सियासी मौज़ूआत के हवाले से। जिस तरह से सियासी गहमा गहमी है, तो सियासी गहमा गहमी के साथ साथ जिस तरह से जिस सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान को माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी पॉलिसीज़ के हवाले से अदम इस्तेहकाम है, बिजली की लोड शेडिंग है और जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, अशया खुरनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। जो नई मखलूत हुकूमत है ये भी वादे वेद और रिलीफ के वादे लेकर आई थी, लेकिन सख्त फैसले कर रही है और कह रही है कि सख्त फैसले कर रहे होंगे अगर मुल्क की मईशत को बचाना है। यही सख्त फैसले, कोई आज ही वाली स्टेटमेंट हम नहीं सुन रहे।
हर सियासी जमात आती है, यही जो है वो नारा लगाती है, यही बयानियाँ अपनाती है कि मईशत को बचाना है, सख्त फैसले करने होंगे, टैक्सेस को बढ़ाना होगा, अपनी मराद कम नहीं करेंगे, लेकिन गरीब आवाम के ऊपर बोझ जो है उसका इजाफा होता चला जाएगा। तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान कर दिया है और इस्तीफ़ों की बाकायदा तौर पर मंजूरी के लिए स्पीकर के सामने पेश ना होने का भी फैसला किया गया है। और अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, ये भी स्टेटमेंट जारी की गई है। उन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, नई मखलूत हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें कराची से टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मोहम्मद इमरान खान साहब ने। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कल इजलास हुआ, ये तय कर लिया गया है कि पंजाब के ज़िमनी जो इंतखाबात होंगे उनमें भरपूर हिस्सा लिया जाएगा और इमरान खान की गिरफ्तारी भी अगर अमल में लाई जाती है इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से, तो उस सूरत में भी हिकमत अमली का ऐलान किया गया है। आप समझते हैं कि एक तो ईवान से बाहर निकलने का फैसला कोई अच्छा नहीं था, अगर आप ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की बातें कर रहे हैं तो ये खुश आइंद बात है, इस सेटअप का हिस्सा बनना पड़ेगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में अपना एहतजाज या सियासी हैसियत को बरकरार रखना चाहती है। रजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जो आपने बात की प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में, रसूल करीम साहिब औलाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बीजेपी की रहनुमा नूपुर शर्मा का पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा बयान, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि वो दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत से बढ़कर अहम मामला है। हम समझते हैं कि इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा नूपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान का मामला बैनुल अक़वामी सतह पर उठ रहा है और इतवार को इस मामले पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कतर की वजारत खारजा ने दोहा में इंडिया के सफीर दीपक मत्तिल को तलब करके इंडिया से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम ने भी इस मुतनाज़ा और घटिया शरंगेजी की मजम्मत की है। कतर की वजारत खारजा ने इंडियन सफीर को कतर के रद्द अमल के हवाले से सरकारी नोट हवाले किया। कतर के मुतनाज़ा बयान पर सख्त नाराजगी के इजहार के बाद कुवैत ने भी इस मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कुवैत में इंडियन सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। इस्लामी ममालिक खुसूसन अरब ममालिक की जानिब से आने वाले रद्द अमल के बायस बीजेपी ने नूपुर शर्मा की पार्टी की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की है। कतर ने बीजेपी की तरफ से नूपुर शर्मा की रुकनीत मुअत्तल करने के बयान का खैर मकदम किया है। कतर कह रहा है कि नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान से दुनिया भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जानी चाहिए। सोचना होगा मुस्लिम को कि आखिर माजरत जब से हिंदुस्तान में बीजेपी की मुतनाज़ा हुकूमत आई है, वहाँ ना सिर्फ अहले इस्लाम के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बल्कि अब उन जनूनी हिंदुओं की हिम्मत यहाँ तक बढ़ चुकी है कि वो पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हर्जा सराई कर रहे हैं। क्या दुनिया भर के 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक इस कदर बेहैसियत और
बेवकूफ हो चुके हैं कि आज हम अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हिंदुस्तान के जनूनी हिंदुओं को लगाम पहना नहीं सकते। ये मामला दुनिया भर में मुसलमानों के लिए उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू से बढ़कर है। मैं ये समझता हूं कि अगर अक़वाम आलम ने इस भयानक रवैये का नोटिस न लिया तो दुनिया भर में आम मुसलमान, बिल्कुल ओपनली मैं ये बताना चाहता हूं कि आम मुसलमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इस दर्जे पे है कि कोई भी भयानक तरीन तशद्दुद उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ से नहीं रोक सकता। हालात संगीन से संगीन होते चले जाएंगे और दुनिया भर में अमन का पैगाम देने वाली अक़वाम मुत्तहिदा अगर इस भयानक रवैये का नोटिस नहीं लेती तो ये बयान आलमी अमन के लिए एक भयानक खतरा साबित होगा। सही। अब इमरान साहब आ जाते हैं सियासी मौज़ूआत की जानिब, और जिस तरह से मैंने सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल कोर कमेटी का इजलास भी हुआ और जिसमें हिकमत अमली तय की गई है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, और इसके साथ साथ पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन जो होंगे उनमें भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेने का भी एक वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है। तो कल तक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ईवान से बाहर निकली थी और ये समझा जा रहा था कि सियासी हैसियत जो है अगर उसको तसलसल को बरकरार रखना है तो ईवान में बैठना होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट आई है कि ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। तो सियासी आवाज़ और मौसर करने के लिए ये बेहतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फ़ैसला है कि इंतखाबात ही हल है और इस सेटअप का हिस्सा बनना पड़ेगा अगर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर उलझी हुई महसूस होती है। वो अपने वोटर के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, अजीब व गरीब किस्म की पॉलिसियां अपनाते हैं और जिसका नतीजा ना वोटर के हक में अच्छा निकल रहा है, ना पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की इस्तेहकाम की तरफ कोई कदम उठाया जा रहा है। अगर उन्होंने सियासी सेटअप का हिस्सा बनना था तो पार्लियामान से निकलने की क्या जरूरत थी, और अब जो ये कोर कमेटी के ऐलानात हम सुन रहे हैं ये महज एक मजाक है। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान की पार्लियामान से वो ये दावा करते हैं कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं और दूसरी तरफ वो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से शिरकत का प्लान बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो कंफ्यूज लोग हैं और अब इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। पंजाब के अंदर जिस तरह से क़यादत बदली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शफकत महमूद साहब से जो पंजाब के तमाम अमूर देख रहे थे जमात के हवाले से, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। गो कि उन्होंने अपनी वजह बताई कि सेहत की वजह से मैं नहीं मसरूफियात को बढ़ा सकता या उनको जारी रख सकता। तो क़यादत तब्दील हुई है, ये तो सभी को पता है कि लॉन्ग मार्च में जो एक तादाद थी जो पंजाब से एक्सपेक्ट की जा रही थी, शफकत महमूद साहब उसको नहीं कर सके हैं मेंटेन। तो अब जो क़यादत बदली है पंजाब में और उसके बाद पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर कम बैक करेगी या नहीं? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूँगा, मगर यहाँ एक वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे मुल्क में तमाम सियासी मंजरनामे के हवाले से। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें अहम फैसले भी किए गए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं होना जो इस्तीफ़े दिए गए हैं उस ज़िमन में, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है
कि भरपूर अंदाज में बलदियाती ज़िमनी जो इंतखाबात होंगे पंजाब के अंदर, उनमें भरपूर तौर पर तैयारी के साथ हिस्सा लिया जाएगा। मोहम्मद इमरान खान साहब, जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले जो बात हो रही थी कि पंजाब की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दील की है और अब ऐसा फैसला आना, आप समझते हैं कि कम बैक कर सकेंगे? क्योंकि पंजाब ही ऐसा सूबा है, फैसला कुन सूबा है कि अगर जिसकी वहाँ हुकूमत बन गई वही विफाक में भी बैठेगा। रजा भाई, बिला को शुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अवामी कुव्वत तो मौजूद है, लेकिन उसके सफ़े अव्वल के जो रहनुमा हैं वो कोई मौसर कारकर्दगी नहीं दिखा सके। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान भर में किसी भी जगह पर अगर आप गौर करें तो तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप की पर्सनल परफॉर्मेंस का एनालिसिस देख लीजिए, वो टोटली जीरो है सिवाय इमरान खान के अलावा। तो मैं नहीं समझता कि चेहरों की तब्दीली से पंजाब में कोई खास फर्क पड़ने वाला है। सही, ठीक हो गई। यानी आप समझते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से एक अपसेट तो यकीनी तौर पर हुआ है लॉन्ग मार्च और धरनों में, जिसका मुमकिन तादाद पंजाब में नहीं आ सकी, लेकिन बहरहाल बात कर लेते हैं अब मुल्क में जिस तरह से माशी तौर पर जो सूरत हाल का जो सामना है, उसी में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आती है और नई मखलूत हुकूमत में मौजूद तमाम जमातें भी आते हैं, दीगर अहम इदारे भी आते हैं, क्योंकि मुल्क की मईशत की बात है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ही अपना किरदार अदा करना होगा। बिजली का बहरान है, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आवाम की कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। तो ये तमाम तर चैलेंजेस हैं इस नई मखलूत हुकूमत के लिए, लेकिन बहरहाल बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स ने ही इसका हल निकालना है। क्यों हम अभी तक एक नेशनल डायलॉग की जानिब नहीं बढ़ रहे? क्यों हम अभी भी जलसों, धरनों, इल्ज़ामात की सियासत में लगे हुए हैं? रजा भाई, इन बातों के लिए हमें माजी के झरोकों में झांकने की जरूरत है। जब इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के हवाले से बात की जाए या उस पर तनकीद की जाए तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि भाई आप आईन के खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि हम एकेडमिक बात कर रहे होते हैं, आईन के खिलाफ बात नहीं कर रहे होते। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर चुका। अवाम अब इस सारे तमाशे से तंग आ चुके। इस पार्लिमानी निज़ाम में ये गुंजाइश ही नहीं है कि पाकिस्तान के हालात में कोई अवामी मसला हल कर सके। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के लिए ये निज़ाम इसलिए कामयाब है कि वहाँ किंगडम है और वो जानते हैं कि क्वीन की हिमायत और सरपरस्ती उन्हें हासिल है। पार्लिमानी रिवायात हैं, करप्शन का वहाँ कोई तसव्वुर नहीं। किसी अखलाकी खराबी या मुआशी करप्शन से जब किसी सियासतदान को मतऊन किया जाए तो वहाँ वो फौरी रिजाइन करता है। वहाँ का मीडिया लिफाफे लेकर पार्टी नहीं बनता। वहाँ के अवाम ऐसे अंधों की तरह अपने किसी लीडर की पूजा नहीं करते जैसी शख्सियत परस्ती हमारे जाहिल मुआशरे में राइज है। वहाँ कोई SHO हो, जज हो, सरकारी एहलकार हो, किसी आम आदमी का हक मारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वहाँ शहजादा हो, अगर उसके खिलाफ भी शिकायत आए तो ऐसे ही कार्रवाई होती है जैसे मुल्क के किसी आम आदमी के खिलाफ हो सकती है। दूसरी तरफ इस मुल्क के अजीज में कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़कर इन सूबाई या कौमी असम्बलियों में नहीं पहुंच सकता। फ्यू एक्सेप्शन आर देयर, मगर मैं उमूमी बात कर रहा हूं कि इस मुल्क में सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में वो तबका पहुंचता है जिसके घोड़े भी मुरब्बे खाते हैं, जिनके नौकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को
खास तौर पर पुलिस को अपनी मर्जी से अपने इलाकों में तैनातियां दिलवाते हैं, जिनके कुत्तों को भी सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी मुयस्सर होता है, जिनके पास उनके डेरों पर इलाके के मफरूर और कातिल पनाहें हासिल करते हैं और उनका रोब और दबदबा हल्के की आवाम से लेकर थानों और पंचायतों तक यकसा होता है। तारीख इस्लाम से अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल हसनैन के अब्बू मुसलमानों के खलीफा चहारुम जनाब सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा की एक मिसाल पेश करता हूँ कि जब वो कूफा तशरीफ लाए, दारुल हुकूमत को रौनक बख्शी, तो अपने पहले खिताब में लोगों से फरमाया कि मैं अपनी सवारी और चंद जरूरी अशिया के साथ तुम्हारे शहर के अंदर दाखिल हुआ हूँ। मेरी कुल मता तुम्हारे सामने है, इसे याद रखना, और अगर यहाँ से शहर छोड़कर जाते वक्त मेरे पास मेरी मिल्कियत में आज से ज्यादा कुछ हो तो जान लेना कि मैंने तुम्हारे माल में खयानत की होगी। यहाँ न तो इदारती एहतसाब है न जाती शराफत, अंधेर नगरी है, चौपट राज है, खरबों की करप्शन है और कर्जों के बोझ तले डूबती मुल्की मईशत। कर्ज की पीते थे मैं और फिर कहते थे हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। रजा भाई, अल्लाह उम्र दराज करे। भुट्टो साहब तो आज भी जिंदा हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने ऐसा जिंदा दरगोर किया कि हम आज तक संभाल नहीं पाए। 60 की दिहाई में पाकिस्तान में इंडस्ट्री फरोग पा रही थी। इस्फहानी, आदमजी, सहगल, जाफर ब्रादर्स, रंगून वाला, अफ्रीका वाला ब्रादर्स जैसे नाम पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पर गामजन थे। दुनिया पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल पैराडाइज कहती थी। माहिरीन का कहना था कि तरक्की की रफ्तार बरकरार रही तो पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा। यहाँ फैक्ट्रियां, मिल और कारखाने लग रहे थे, बजाय इन कारोबारी खानदानों के मशहूर होने के कि वो मुआशी सरगर्मी को जिंदा रखे हुए थे। हमारे यहाँ सरमायादार को हमेशा दुश्मन समझा गया। रही सही कसर भुट्टो के सोशलिज्म के झूठे ख्वाब ने पूरी कर दी। हमारे यहाँ नज़में पढ़ी जाने लगी कि छीनो मिल लुटेरों से। चुनाचा एक दिन भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के जरिए ये सब कुछ छीन लिया। लोग रात को सोए तो बड़े वसी कारोबार के मालिक थे, सुबह जागे तो सब कुछ उनसे छीना जा चुका था। भुट्टो ने 31 सनती यूनिट, 13 बैंक, 14 इंश्योरेंस कंपनियां, 10 शिपिंग कंपनियां और 2 पेट्रोलियम कंपनियों समेत बहुत कुछ नेशनलाइज किया। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, कराची इलेक्ट्रिक, गंधारा इंडस्ट्रीज, नेशनल रिफाइनरीज। इमरान साहब, आपकी स्टेटमेंट मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट, मुझे ये प्लीज कंप्लीट करना है। जल्दी से कर लें, जल्दी से कर लें। पाकिस्तान फर्टिलाइजर, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज, इत्तेफाक फाउंड्री, पाकिस्तान स्टील, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, पाकिस्तान बैंक, बैंक ऑफ भावलपुर, लाहौर कमर्शियल बैंक, कॉमर्स बैंक, आदमजी इंश्योरेंस, हबीब इंश्योरेंस, न्यू जुबली, पाकिस्तान शिपिंग, गल्फ स्टील शिपिंग, सेंट्रल ऑयल एंड स्टील समेत कितने ही इदारे एक हुक्म के जरिए उनके जायज मालकान से छीन लिए गए। और उसके बाद आज हम $2 बिलियन के लिए, ठीक है इमरान साहब, आपका जवाब आ गया है, आपका इसके ऊपर मौकफ आ गया है। लेकिन ये जो आपने बताए हैं
ये तमाम जो बातें हैं, नुकात हैं, उस मौजूदा दौर में राय हल तो नहीं है। ये एक माजी की दास्तान या तल्ख हकीकत आप इसको कह सकते हैं, या जो आपने जो बातें की तमाम तर चीज़ें ये मसाइल हैं जिनकी निशानदेही आपने कर दी। लेकिन आप राय हल की बात करते हैं या एकेडमिक गुफ्तगू की बात करते हैं, तो फिर ये भी बताइए कि इस कौम के साथ फिर जब तब्दीली के नाम के ऊपर मजाक किया जाता है या फिर कनाडा से उठ के यहाँ पर इनकलाब लाने की जो बातें की जाती हैं, तो फिर उस सूरत के अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप इनकलाब के नाम के ऊपर इस कौम के साथ क्या करते हैं, आप दो नहीं एक पाकिस्तान के नाम के ऊपर इस मुल्क के साथ क्या करते हैं, आप तब्दीली के नाम के ऊपर क्या करते हैं। अगर आप निज़ाम को तब्दीली करना है तो फिर आवाम किसकी जानिब देखेगी, क्योंकि यहाँ तो इनकलाब भी असल वाला इनकलाब नहीं है। मैं सवाल का जवाब आपसे लूँगा, लेकिन यह वक्त जो एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे मुल्क में सियासी मंजरनामे और उसके राय हल की हम बात कर रहे थे। यकीनी तौर पर माजी के दरीचों के ऊपर भी नज़र डाली गई है। हमारे मेहमान ने तमाम तफसीली जो गुफ्तगू है वो की है कि कहाँ कहाँ पर मसाइल हैं इन चीज़ों की, लेकिन असल जो मामला है वो राह हल का है। राह हल क्या होगा? इमरान साहब, जिस तरह से ब्रेक में जाने से पहले भी जो बात हो रही थी, हम आपने निशानदेही तो कर दी कि ये मामलात थे जिनकी वजह से नुकसानात हुए, लेकिन राह हल की बात करते हैं तो आपकी गुफ्तगू से जो मैंने अंदाज़ा लगाया, अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे मेरी दुरुस्तगी कर दीजिएगा, कि आप ये कह रहे हैं कि इस निज़ाम को तब्दील होना पड़ेगा। अगर हम निज़ाम की तब्दीली ही की बात करते हैं तो आप देख लें कि फिर इस निज़ाम की तब्दीली के नाम के ऊपर भी जो जमातें आई हैं, जो सड़कों के ऊपर इनकलाब लाया गया है, उन्होंने भी क्या किया है इस मुल्क के साथ, वो भी अब सामने। ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि उनको भी मौका नहीं मिला, अगर मिल जाता तो वो देखें मुल्क पाकिस्तान को क्या से क्या बना देते। तो इस मुल्क में जो इनकलाब का नारा मारता है वो पिछलों से भी दो हाथ आगे निकलता है, जो तब्दीली का नारा मारता है वो क्या करता है, वो भी अब हमारे सामने है। तो फिर आवाम किसकी जानिब देखेगी और निज़ाम की तब्दीली फिर कौन करेगा और उसका लाहेअमल क्या होगा और कैसे करेगा? और फिर हमने ये भी तय कर लिया कि हर कुछ 5 या 10 सालों बाद निज़ाम की तब्दीली की बहस छोड़ दें, चाहे वो सदारती निज़ाम हो या फिर दीगर कोई और निज़ाम हो, किसी भी निज़ाम को हमने चलने नहीं देना। रजा भाई, अगर आप यहाँ फरिश्ते भी लाकर बिठा दें और निज़ाम चाहे सख्ती हो या पार्लिमानी हो, अगर हमारी नीयतों के फितूर वैसे वैसे रहे तो इस मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ब्यूरोक्रेसी हो या सियासतदान, हर किसी ने मुल्क को जी भर के लूटा है। हमारी मुआशी बदहाली के असबाब पर जब गौर किया जाए और बेतरफ हो के हमारी मुआशी बदहाली को जांचने की कोशिश की जाए, तो हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासतदानों की बदतरीन बदइंतजामी और करप्शन सामने आएगी। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। कमिश्नर सरगोदा की रिहाइशगाह 104 कनाल पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान में किसी सरकारी मुलाजिम की सबसे बड़ी रिहाइशगाह है। उसकी निगाहदाश्त पर और हिफाजत के 33 मुलाजिम हैं। दूसरे नंबर पर एसएसपी साहिवाल की कोठी आती है, उसका रकबा 98 कनाल है। डीसीओ मियांवाली की कोठी का साइज 95 कनाल और डीसीओ फैसलाबाद की रिहाइश 92 कनाल पर मुश्तमिल है। सिर्फ पंजाब पुलिस के 7 डीआईजी और 32 एसएसपी की रिहाइश गाहें 860 कनाल पर मुश्तमिल हैं। डीआईजी गुजरांवाला 70 कनाल, डीआईजी सरगोदा 40 कनाल, डीआईजी रावलपिंडी 20 कनाल, डीआईजी फैसलाबाद 20 कनाल, डीआईजी डेरा गाजी खान 20 कनाल, डीआईजी मुल्तान 18 कनाल और डीआईजी लाहौर 15 कनाल के महल्लात में रहते हैं। एसएसपी मियांवाली का घर 70 कनाल, एसएसपी कसूर 20 कनाल, एसएसपी शेखुपुरा 32 कनाल, एसएसपी गुजरांवाला 25 कनाल, एसएसपी गुजरात 8 कनाल, एसएसपी हाफिजाबाद 10 कनाल, एसएसपी कोट 9 कनाल,
SSP झंग 18 कनाल, SSP टोबा टेक सिंह 5 कनाल, SSP मुल्तान 13 सर, कनाल। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल SSP खत्म हो रहा है। मुझे 20 मुझे कनाल। मुझे ये बता मैं दें, राय आपसे हल यह क्या है? कहूंगा राय हल कि क्या है? राय हल बता दें आप, कि अगर आप निज़ाम की तब्दीली ही की बात करते हैं, ये तो तमाम मसाइल, मैंने जैसा कि पहले कहा कि निशानदेही है, ये मसाइल हैं, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। आप तब्दीली की बात करें तो राय हल क्या है, तरीकाकार क्या होगा, उस हवाले से बात कीजिएगा। सर, मेरे ख्याल के मुताबिक रजा भाई, इस मुल्क में इंतहाई सफाकी के साथ एहतसाब की जरूरत है। इस निजाम को तेजाब से गुस्ल देना होगा। और वो कौन करेगा? अगर और वो कौन करेगा? मुल्क की अवाम को अपने हुकूक के लिए सामने आकर मुल्क के मुख्तदिर हलकों से ये मुतालबा करना होगा कि अब मजीद इस मुल्क में लूट मार का धंधा बंद होना यानी चाहिए। इसी निज़ाम के तहत जो बने हुए इदारे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं से मुतालबा करना होगा आवाम को कि आप गुस्ल दे दें इस पूरे निज़ाम को और एहतसाब करें, यानी करेंगे यही लोग, आप यही कह रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि इस निजाम में कोई तब्दीली मुमकिन है, और मैं ये समझता हूं कि मुल्क जिस हाल को पहुंच चुका है, अगर मुल्क के मुख्तदिर हलके अब भी इस निजाम की तब्दीली पर आमादा नहीं है तो वो तैयार रहें। हिंदुस्तान तो 20 साल से इस मुल्क पर एक अनकन्वेंशनल वार मुसल्लत किए हुए है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आपकी तमाम स्ट्रेटजी एक मुसलसल फेलियर है। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन आज तक हिंदुस्तान ने इस मुल्क के खिलाफ जो अनकन्वेंशनल वॉर मुसल्लत की है, हम उसका जवाब नहीं दे सके। उनका एक सिपाही भी जाया नहीं हुआ और उनके एसेट इस मुल्क पर मुसलसल हमला कर रहे हैं। हमारे यहाँ अंदर से भी गद्दारी का सामना किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी जमातों की अक्सरियत मुल्क की गद्दार माफिया पर मुश्तमिल है। मैं इस मुल्क की सियासी जमातों को मुल्क के खिलाफ एक माफिया तस्वुर करता हूं और मैं मुतालबा करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं मुतालबा करता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मैं मुतालबा करता हूं इस मुल्क के मुख्तदिर लोगों से कि खुदारा जागें और इस मुल्क के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी जो मुहाज खुले हुए हैं उन पर लेकिन इमरान साहब, जब आप मुतालबा कर रहे हैं और जिन इदारों, जिन शख्सियात से कर रहे हैं, वो भी तो इसी निज़ाम के ज़रिए, इसी निज़ाम में रहते हुए और इसी निज़ाम से ही जो है मुस्तफ़ीद होते हुए अहम पोस्टों के ऊपर पहुँचे हैं। तो फिर आपका ख्याल है कि वो मुनसिफाना फैसले कर लेंगे अगर ये निज़ाम ही ख़राब है बकौल आपके? इस आईन में बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश होने के बावजूद इस आईन में हमें बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क भी मिलता है। इस आईन में कहीं ये नहीं लिखा कि हुक्मरान गरीब आवाम को लताड़ कर मुल्क को लूटते रहें। इस आईन में कहीं ये नहीं लिखा कि नस्लों तक हमें काम बना सही। दिया इमरान जाए। साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, मगर राय हल के हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके और मुकम्मल जो मौक़िफ़ था उनका आपने सुना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।